नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम का, ये हुई ना बात। और इस कार्यक्रम में हम ऐसे मुद्दों को छूते हैं, ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनसे आपका सरोकार है, जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। और अलग अलग मुद्दों पर हम हर रोज यहां पर चर्चा करने अपने खास मेहमानों के साथ आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। त्योहार ये भारतीय परंपरा का संस्कार है। उत्सव की उमंग हमारे देश के रंग को और निखारती है, इसकी अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाती है। ये उत्सव ही हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। हम भी त्योहारों को पूरे जोश के साथ मनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है त्योहारों का निर्धारण कैसे होता है? ग्रह नक्षत्र इसमें क्या भूमिका निभाते हैं? चंद्रमा और सूर्य का त्योहारों को निर्धारण करने में महत्व क्या है? कैसे सूर्य और चंद्रमा प्राणी जगत को प्रभावित करते हैं? हमारे त्योहार केवल धार्मिक संस्कार का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनसे मनोविज्ञान भी जुड़ा हुआ है। त्योहार के पूरे इस विज्ञान पर आज बात होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आस्था और उल्लास की परंपराएं हमारी धरोहर हैं। आस्था में उत्सव की खोज हो या फिर उत्सव में आस्था का रंग, हमारी पहचान का ये अनूठा रंग है। इन दिनों मंदिरों में आस्था का जनसमुद्र उमड़ा हुआ है। भक्ति के साथ शक्ति की आराधना का पर्व मनाया जा रहा है और चैत्र नवरात्रि के साथ नव संवत्सर का स्वागत किया जा रहा है। दुनिया आज भले ही किसी एक कैलेंडर से कदम ताल मिलाकर चलती हो, लेकिन हमारा अपना भारतीय वर्ष ग्रह नक्षत्रों की चाल से चलता है। चंद्रमा की कलाओं से हमारे त्योहारों की तिथियां तय होती हैं और सूर्य की दिशाओं से हमारे यहाँ जीवन की दिशाएं तय होती हैं। चैत्र महीना ही ले लीजिए, हिंदू परंपराओं में ये माह बेहद खास माना जाता है। इसी माह नवरात्र पड़ते हैं। शीतला सप्तमी से लेकर रामनवमी, हनुमान जयंती और महावीर जयंती जैसे पर्व इसी चैत्र महीने में पड़ते हैं। लेकिन आजकल ऐसे कई त्योहार हैं जिनकी गणनाएं 2 तिथियां बताती हैं और त्योहार के वक्त ये दुविधा बन जाती है किस दिन त्योहार मनाएं और किस दिन ना मनाएं। ऐसे में सवाल उठता है, जब हमारे हिंदू कैलेंडर में गणना एकदम स्पष्ट हैं और दुविधाओं की गुंजाइश ना के बराबर है, तो कभी कभी एक त्योहार की 2 तिथियां कैसे हो जाती हैं? क्या ये किसी 2 तरह की गणनाओं का फेर है या फिर ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से समझने और पढ़ने की समझ का फेर है? कुछ लोग ये मानते हैं कि जिस तिथि में सूर्योदय हुआ है वो उदया तिथि है, इसलिए हम उसके हिसाब से मानेंगे। और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो तिथि ज्यादा दिन तक रही है, ज्यादा समय तक रही है, हम वो तिथि मानेंगे। इस हिसाब से कभी कभी एक ही त्योहार 2 दिन पड़ जाता है, जबकि वास्तव में एक त्योहार मनाया कैसे जाएगा, इसकी मान्यता के लिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु नाम के 2 ग्रंथ हैं जो आसानी से बता सकते हैं कि तिथियों का निर्धारण कैसे होगा। कहते हैं भारतवर्ष में समय की गणना दुनिया के अस्तित्व के साथ ही शुरू हो चुकी थी। भारतीय समय की गणना की माने तो 22 मार्च 2023 से दुनिया का 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 40 हजार 125वां साल शुरू हो चुका है और ये सटीक गणना चंद्रमा और सूर्य की चालों से तय की गई है। इसी तरह की गणनाएं हमारे त्योहारों को पढ़ने और ग्रहण की गूढ़ता को समझने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। देखिए, चंद्रमा की सबसे ज्यादा भूमिका होती है त्योहारों के निर्धारण में,
क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के अंशों के अंतर के आधार पर ही तिथियों का निर्माण होता है। सूर्य और चंद्रमा में कितने अंश के अंतर होने से पहली तिथि होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, ये उनकी डिग्री पर, अंशों पर निर्भर करता है। तो बिना चंद्रमा के तो आप तिथि जान ही नहीं सकते, और बिना चंद्रमा के जब तिथि जान नहीं सकते तो आप त्योहार भी मना नहीं सकते। हिंदुस्तान का ज्योतिषीय ज्ञान केवल चंद्रमा की चाल पर नहीं टिका है, बल्कि सूर्य की दिशाएं भी हमारी ज्योतिषीय गणनाओं का आधार रही हैं। कहते हैं सूर्य का स्थान और उसकी चाल हमारी राशियों पर सीधा प्रभाव डालती है। त्योहारों के निर्धारण में सूर्य की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तिथि के बारे में बताता है। दूसरी बात ये समझिए कि आपके सारे त्योहारों के केंद्र में सूर्य ही है, क्योंकि हर त्योहार में ज्यादातर ये मान्यता है, परंपरा है कि पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य की पूजा करनी चाहिए और दान करना चाहिए। तो सूर्य हर त्योहार के साक्षी देवता हैं, इसलिए भी सूर्य महत्वपूर्ण है। और तिथियों के निर्धारण में सूर्य और चंद्रमा के अंश देखे जाते हैं, इसलिए सूर्य भी महत्वपूर्ण है। तो आज बात नक्षत्रों की उस चाल की करेंगे जिससे हमारे 30 त्योहार तय होते हैं। उन तारीखों के गणित को भी आज समझने की कोशिश करेंगे जिसके पीछे जटिल ज्योतिषीय गणनाएं होती हैं। हम उस विज्ञान की भी बात करेंगे जिसके तार हमारी प्राचीन खगोलीय समझ से जुड़े हैं, और साथ ही उस गूढ़ बातों को भी खंगालने की कोशिश करेंगे जिनके पीछे चंद्रमा की चाल और सूर्य की दिशाएं होती हैं। भारत में उत्सव जीवन का संस्कार है, और इस संस्कार को तय करने में चंद्रमा से लेकर सूर्य तक की भूमिका है और महत्व है। तो आज कोशिश इसी को समझने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज जो चर्चा का विषय है वो उत्सव से जुड़ा है, उल्लास से जुड़ा है, उमंग से जुड़ा है और इससे जुड़ी जिज्ञासाओं से जुड़ा है। और इन तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों से आपका बारी बारी से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ पंडित दिवाकर शास्त्री जी मौजूद हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित दिवाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नंदिता पांडे जी, जो कि जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। इसके अलावा हमारे साथ पंडित विनोद भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो कर्मकांड से भी जुड़े हैं और ज्योतिष से भी जुड़े हैं। हमारे साथ पीडी सहारे जी भी मौजूद हैं, जो कि भौतिक वैज्ञानिक हैं। तो तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा होने वाली है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले नंदिता जी से करना चाहूंगा, और अपने मेहमानों से मैं एक छोटी सी गुजारिश कार्यक्रम की शुरुआत में ही कर देता हूं कि कोशिश कीजिएगा अपनी बात को कम शब्दों में और कम समय में कहें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बातों को हम इसमें इंक्लूड कर सकें। नंदिता जी, पहला, लोग बड़े उत्साह के साथ त्योहार मनाते हैं, जोश के साथ त्योहार मनाते हैं, लेकिन जब वो सोचने बैठते हैं कि निर्धारण कैसे होता है, जैसे बर्थडे का निर्धारण तो पता है, 26 जनवरी को कोई पैदा हुआ, 25 जनवरी को पैदा हुआ, 15 फरवरी को पैदा हुआ, तो हर साल वही आएगा। लेकिन त्योहारों की तारीखें बदलती रहती हैं, तो निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में एक इनिशियल कमेंट आपका। जी देखिए, जो भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में त्योहारों का निर्णय किया जाता है, वो काफ़ी सारे हमारे जो किताबें हैं उन पे हैं, स्पेशली धर्म सिंधु है या निर्णय सिंधु है, उनके आधार पर उसमें बहुत डिटेल में व्याख्या की गई है कि कोई भी त्योहार कैसे मनाया जाएगा। अधिकतर त्योहार उदय तिथि, यानी कि सूर्योदय के समय जब तिथि व्याप्त रहती है उस दिन को मनाया जाता है। लेकिन कुछ एक इसमें यहाँ पे चेंजेस होते हैं, जैसे कुछ एक त्योहार होते हैं, जैसे दीपावली की रात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी, वो रात्रि का समय उसमें महत्वपूर्ण होता है, तो तिथि देखी जाती है रात्रि के वक्त में क्या व्याप्त है। अभी जैसे होली था, होली 2 दिन ऑलमोस्ट हुई, तो होली में प्रदोष काल में होलिका जलाने का बहुत बड़ा महत्व है जी। उसके पश्चात तिथि आती है और बाकी सारे आते हैं, लेकिन ये सारे इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं है। सूर्योदय से लेके चंद्रोदय के बीच में जो टाइम होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है, ये सारी चीजों को एक साथ मिला करके उसके बाद निर्णय किया जाता है कि किस क्षेत्र में किस दिन त्योहार मनाया जाए। चलिए, इस पर विस्तार से और भी पहलू हैं इसके, चंद्र की भूमिका भी है, सूर्य की भूमिका भी है, ग्रह नक्षत्रों का खेल भी है, उन पर भी बातचीत हम करेंगे। लेकिन आपने उदया तिथि का जिक्र किया, और उदया तिथि की जब बात आती है विनोद जी, तो व्यापनी तिथि का भी जिक्र होता है, तो क्या इनमें कोई अंतर है या फिर उदया का विस्तार ही व्यापनी है? देखिए, इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा
क्योंकि ग्रह और नक्षत्र ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और कोई भी त्योहार जो एक तरह से मान्य होता है, क्योंकि एक चीज तो मान के चलिए कि जो एक तरह से तिथियां हैं वो निश्चित रूप से चंद्रमा के हिसाब से देखी जाती हैं जी। लेकिन जब सूर्य के समक्ष वो आती हैं और उनमें एक संयोग योग बनता है तो निश्चित रूप से एक विशेष योग बनता है, वह निश्चित रूप से त्योहार होता है। और कोई त्योहार दो नहीं हो सकता है, एक ही होगा। हम इस विषय में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए मैं सीधे रुख करना चाहता हूं दिवाकर जी का, क्योंकि यहां पर जिक्र किया है विनोद भारद्वाज जी ने कि त्योहार दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। अब ये दो से क्या मायने हैं, 2 दिन की वो बात कर रहे हैं, 1 दिन की वो बात कर रहे हैं, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दिवाकर जी का मैं रुख करूंगा। दिवाकर जी, सदियों से परंपरा है हमारे देश में, अलग अलग समय में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों के निर्धारण को लेकर अलग अलग मत भी नजर आते हैं, अलग अलग पंचांग भी फॉलो किए जाते हैं, कैलेंडर्स भी फॉलो किए जाते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? जी नमस्कार सभी को, और ब्रह्मचारिणी माता का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। देखिए, कोई भी त्योहार का निर्धारण होगा तो तिथि के अनुसार होता है, लेकिन तिथियों का निर्धारण कैसे होता है? तिथियों का निर्धारण होता है चंद्रमा और सूर्य के संबंध से, तो चंद्रमा और सूर्य की गति के आधार पर। जैसे कभी कभी बात आती है कि किसी तिथि की जी दिवाकर जी आपके पास लौटेंगे, आपसे बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ उसको हम पहले ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पीडी सहारे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सहारे जी भौतिक वैज्ञानिक हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब बात आती है ज्योतिष की, तो ज्योतिष का कहना यह है कि ग्रह नक्षत्रों का सीधा संबंध मनुष्य के मन मस्तिष्क से, प्राणी जगत से होता है, उसका असर ग्रहों की चाल का उस पर पड़ता है। भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान इस बारे में क्या सोचता है? खासकर हम सूर्य की दशा की जब बात करें, चंद्रमा की दशा की हम बात करें, तो वो कैसे चीजों को डोमिनेट करता है, कैसे चीजों को प्रभावित करता है? देखिए, भौतिक शास्त्र या विज्ञान बहुत सारी ऐसी बातों को नहीं मानता है। बहुत सारी चंद्रमा और सूर्य ये हमारे एक तारा है, एक ग्रह है। ये हमारे एकदम अधिक पास होने से हमें वो दिखते हैं और उनकी ऊर्जा मिलती है और चंद्रमा की शीतलता मिलती है। और इनका जो चाल है या जो भी हम ज्योतिष में कहें कि तिथियां है, ये तिथि निर्धारण तो की जा सकती है, क्योंकि पुरातन काल से भी और अभी से भी, और जो भौतिक विज्ञान के और बाकी नियम है, केप्लर लॉज है, और उनका उपयोग करके इस तरह की तिथि निर्धारण तो किया जा सकता है जी। लेकिन इनका प्रभाव हर व्यक्ति पर कितना होगा, कैसे होगा, ये कहना और बहुत कठिन है और इसकी गणना करना कठिन है। इसीलिए कि ये कितना जो काल है, जो एक तिथि है, वो कितनी शुभ होगी या अशुभ होगी, ये जो मान्यता है, ये भौतिक विज्ञान या कोई विज्ञान नहीं मान सकता है। मतलब आप चेंज ऑफ टाइम को तो मानते हैं? मतलब आप सहारे जी, आप चेंज ऑफ टाइम को तो मानते हैं, इनके आधार पर जो होता है, परिक्रमा के आधार पर जो होता है, इनकी गति के आधार पर जो होता है, लेकिन उससे आगे की बात को आप एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं। और इसी तरह के बहुत सारे ग्रह और तारे एक ही थोड़ी है, और इतने सारे अनगिनत जब ग्रह तारे आपके इस भूमंडल में है, या इस तरह की बहुत सारी आकाशगंगाएं या इस तरह का बहुत सारा ये है, तो उनका इफेक्ट, उनका जो प्रभाव है एक व्यक्ति पर या अनेक व्यक्ति पर भी वो कैलकुलेट करना या गणना उसकी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे विज्ञान के बाहर की चीज है, और हो सकता है कि ज्योतिष विज्ञान ने इसको प्राप्त कर लिया हो, वो मानते हो, पर हम नहीं मान सकते। मैं नंदिता जी का रुख करना चाहूंगा। हमने शुरुआत की थी त्योहारों के निर्धारण से, उसके वैज्ञानिक पक्ष को भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये ग्रह जिनके बारे में ज्योतिष इतने विस्तार से बताता है, क्या भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान भी उस नजरिए से चीजों को देखता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो त्योहारों का निर्धारण है उसमें कहा जाता है कि चंद्रमा दूसरे नंबर का ग्रह है, अगर हम अपने पूरे ज्योतिष शास्त्र को देखें उसमें,
सूर्य के बाद चंद्रमा दूसरे नंबर का ग्रह है। इसकी गति बहुत तेज मानी जाती है, कहा जाता है 2.5 दिन में गोचर हो जाता है और इसके आधार पर तिथियों का निर्धारण होता है। तो क्या ये माना जाए कि अहम भूमिका चंद्रमा की रहती है त्योहारों के निर्धारण में? देखिए, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है या विक्रम संवत्सर कैलेंडर भी जो पंचांग हमारा है वो चंद्र आधारित है जी। तो चंद्रमा जो ल्यूनर कैलेंडर होता है हम उसको मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से आगे पीछे अगर कभी जब जैसे हमारा आता है अधिक मास आता है वो बैलेंस करने के लिए आता है हर दूसरे तीसरे साल में, ताकि उस चीज का जो 28 डेज के बाद जो टाइम फ्रेम जो बचता है साल का वो बैलेंस हो जाए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ चंद्र कैलेंडर कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने सदियों पहले हमारे जो साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं उनको, जो हमारे संत जिन्होंने ये पंचांग या हमारे जो ज्योतिषी थे जिन्होंने ये पंचांग बनाया, 1700 साल पहले मकर संक्रांति 22 दिसंबर को मनाई जाती थी। आप बिलीव कर सकते हैं या किसी को हम ऐसे बोलें कि 22 दिसंबर और फिर अब हम 14 और अब हम 15 जनवरी में क्यों आए, यानी कि वो उस टाइम पे उन्होंने उस चीज को कैलकुलेट करा कि हर साल में जब सूर्य शिफ्ट होता है कैप्रिकॉर्न में, मकर में आता है, राशि में आता है, संक्रांति होती है, गोचर करता है, तो लगभग 20 मिनट की डिले में करता है। और ये अगर आप उसको पूरा कैलकुलेशन लें तो लगभग 72 साल से लेकर 90 साल में 1 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। तो उसी हिसाब से वो करते करते अभी ये जो तिथि 1 दिन शिफ्ट हो जाता है, सॉरी, तो तिथि जो है वो अगर हम ले 1960 के आसपास में 14 जनवरी कंटिन्यू होती है और अब 15 जनवरी में हम ज्यादा आ गए हैं। लीप ईयर होता है तो वो मिसकैलकुलेशन। आपने इंटरेस्टिंग बात बताई नंदिता जी, तो ये 14 जो जनवरी वाली बात है ये किस ईयर में आई और क्या अब हम उससे भी आगे बढ़ने जा रहे हैं? जी नहीं, अभी अब 15 जनवरी रहेगी लगभग 70 साल के आसपास तक का, क्योंकि अब पिछले 3-4 साल से देखें तो 15 जनवरी आया है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है वो पूरे अर्थ की जो टिल्टेशन होती है, इसको हम सिडरियल एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, वो जो अर्थ का जो टिल्टेशन है अपनी एक्सिस में वो 3.5 डिग्री के आसपास है। मैं नंदिता जी 23 डिग्री के आसपास। मैं आपसे इस पहलू को समझूंगा आपसे, क्योंकि आपने कहा कि उतने साल पहले, सदियों पहले गणना कर दी गई थी कि और वो शिफ्ट होते होते 14 जनवरी पे आया और फिर आने वाले दिनों में ये आगे भी शिफ्ट होगा। आपने ये बात आप कह रही है, लेकिन क्या ये बात बाकी त्योहारों पर भी लागू होती है? क्योंकि बाकी त्योहारों की तिथियां तो अलग अलग साल में अलग अलग हो जाती है, महीने अलग अलग हो जाते हैं। मैं आपसे इस पर बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं दिवाकर जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। दिवाकर जी, बात हो रही है कि त्योहारों में चंद्रमा की कितनी अहम भूमिका है, सूर्य की कितनी अहम भूमिका है, गणना में, तिथियों के निर्धारण में ये क्या रोल निभाते हैं? देखिए, चंद्रमा का और सूर्य का निर्धारण बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तिथियों का निर्धारण होता है और तिथियों के निर्धारण के आधार पर व्रतों का, पर्वों का निर्धारण करते हैं। अब बात आती है बड़ी महत्वपूर्ण कि किसी पक्ष में तिथि का क्षय हो जाता है और किसी पक्ष में तिथि की वृद्धि हो जाती है, तो इसका मूल कारण क्या है और क्यों तिथि वृद्धि होती है, क्यों तिथियों का क्षय होता है? तो होता यह है कि सूर्य की परिक्रमा चंद्रमा द्वारा किया जाता है और ये एक वृत्ताकार नहीं होता, यह अंडाकार स्वरूप में होता है। तो ऐसे में कभी कभी स्थितियां ये बनती हैं कि चंद्रमा एक चक्कर लगाने में, जैसे चंद्रमा 24 घंटे में एक पूर्ण कर लेता है, लेकिन कभी 26 घंटे का भी होता है और पैराबोली, चूंकि वो वृत्ताकार, अंडाकार है, वृत्ताकार नहीं है, तो कभी कभी एक चक्कर लगाने में 19 घंटा, 20 घंटा या 26 घंटे की अवधि भी लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य सिद्धांत के आधार पर जब गणना होती है तिथियों का, तो कोई भी तिथि सूर्योदय के समय से कुछ देर पहले यदि आरंभ हो गई। दिवाकर जी, जो जिस वेरिएशन की आप बात कर रहे हैं उसके विषय में तो शायद ये भी कहा जाता है ना कि 19 से लेकर 24 घंटे तक का ये वेरिएशन हो सकता है, मतलब इस इन बिटवीन ये साइकिल पूरा होगा 19 से 24 घंटे के बीच। अगर ये पहले से वैलिड है, 19 से 26 के बीच में हो जाता है जी, नहीं, अगर ये बात पहले से मौजूद है तो फिर तिथि का विस्तार क्यों? तो वही बता रहा हूं, तिथि का विस्तार इसी कारण से होता है कि जैसे सूर्योदय के समय चूंकि 26 घंटा लग गया, तो 26 घंटा लगेगा तो 24 घंटे के जो सूर्योदय का समय होता है वो बढ़ जाएगा। तो सूर्योदय से कुछ देर पहले यदि वो तिथि, वही पंचमी तिथि मान लीजिए है, तो वो 26 घंटा खत्म, मतलब एक चक्कर लगाने में 26 घंटा चंद्रमा को लगेगा, तो उस अगले दिन भी सूर्योदय के समय वही तिथि प्राप्त हो जाएगी। तो उदयकालिक तिथि के आधार पर पुनः वही तिथि प्राप्त हो जाएगी। मैं आपके पास आता हूं दिवाकर जी, मैं आपके पास आऊंगा और भी पहलुओं उस पर बातचीत करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम इस त्योहारों से जुड़े कर्मकांड पर भी बात कर लेते हैं। पंडित विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। जब त्योहारों की तिथियां अलग होती हैं
और उनको उनसे जुड़ी जो उनका जब तिथियों का विस्तार हो जाता है तो क्या तिथि के हिसाब से, मान लीजिए कोई त्योहार है, जन्माष्टमी है, कोई आज मना रहा है, कोई कल मना रहा है, तो इसके हिसाब से मुहूर्त पर भी असर पड़ता है, पूजा प्रक्रिया पर भी, विधि विधान पर भी असर पड़ता है क्या इसका, या कर्मकांड सेम ही रहेगा, विधान सेम ही रहेगा? जरूर। देखिए आनंद जी, हमारे बीच में बहुत विद्वान पैनल है और बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण बात आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक इतने विद्वान नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य है, क्योंकि व्रत 2 दिन का या कोई भी त्योहार 2 दिन का नहीं हो सकता है, उसका कारण यह है, उसके लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों की गणना की गई है। देखिए, चंद्रमा से चंद्रमास है, जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या तक ये स्थितियां हैं। तो जो चंद्रमा से दिन काउंट होता है, लेकिन दिन काउंट हो करके वह जब सूर्य के उसमें प्रकाश में आता है, जब सूर्य जो है निकलता है और 3 घड़ी तक उस तिथि का भोग करता है, तो निश्चित रूप से उसका प्रकाश जनमानस के पर पहुंचता है और जो भी तिथि नक्षत्र होता है उसका संयोग योग निश्चित रूप से व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि त्योहार 2 नहीं हो सकते हैं। लोग अपना अपना मत रखते हैं कि भैया जो है इतनी देर तक है, इतनी देर तक, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी समझ सकते हैं, सूर्य के समय जो तिथि होगी वह तिथि निश्चित रूप से उदयाचल के रूप में मान्य होगी और वही पूरे समय मान्य होगी। कर्मकांड और पूजा विधान, इस पर थोड़ा सा प्रकाश और डाल दें। नंदिता जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद फिर मैं एक ब्रेक पे चला जाऊंगा, फटाफट बता दीजिए। देखिए, जब आते हैं कर्मकांड पे, ये तो हो गई ज्योतिष की बात। तो कर्मकांड निश्चित रूप से चंद्रमा मनसो जा चक्षो सूर्यो अजायत सोत्रास वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्नि रजायत। हम अगर आपको अनंत जी ये चीज बोल दें कि यह आम मीठा है, तो निश्चित रूप से आम को आप खा लेंगे। इसीलिए जो ये व्रत और त्योहार है, इसका बहुत बड़ा उल्लेख हमारी संस्कृति में है और उसको जान करके समझ करके जो भी व्यक्ति पूजा पाठ या नंदिता जी आप जो समय कहना चाह रही थी, दो तिथि जी बहुत संक्षेप में कहिएगा, मुझे फटाफट ब्रेक लेना। वेरी क्विक। जो बेसिकली तिथि, एक चीज और उसमें करनी है कि हमारे यहाँ 2 संप्रदाय हैं, एक है वैष्णव संप्रदाय, एक स्मार्ट संप्रदाय। वैष्णव है जो कंठी माला लिए हुए होते हैं और विष्णु भगवान को मानते हैं, ज्यादातर मथुरा और वृंदावन में रहते हैं। जो जन्माष्टमी होती है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि किस जन्माष्टमी को। देखिए, जन्माष्टमी जो स्मार्ट संप्रदाय होता है, जो पंच देवों को पूजता है, गृहस्थ वाले होते हैं, वो होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कृष्ण जी भगवान का जिस समय जन्म होता है अर्धरात्रि में, जो रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि, उसको मनाते हैं और व्रत कर करके मनाते हैं। जो मथुरा और वृंदावन में जो वैष्णव संप्रदाय मनाता है जन्माष्टमी, वो जन्मोत्सव मनाता है। तो जन्माष्टमी और जन्मोत्सव में फर्क है, बहुत कंफ्यूजन हर जन्माष्टमी में रहता है लोगों को, और कई स्मार्ट लोग भी नवरात्र में वैष्णव संप्रदाय के साथ मनाने लगते हैं। को लेकर भी होता है, कई बार एक दिन भी पड़ जाती है, इस पहलू को भी छुएंगे और साथ ही साथ हम सहारे साहब के साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है आज उत्सव की और उससे जुड़े जो ज्योतिष का विज्ञान कहता है और जो सूर्य की स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति है, उनकी चाल है, किस तरीके से इसको प्रभावित करती है, निर्धारण करती है, और चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति है उसका हमारे प्राणी जगत पर वैज्ञानिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सीधे यहां पर रुख करूंगा पीडी सहारे जी का। सहारे जी, आपने कहा कि जो मान्यताएं ज्योतिष की हैं, उन मान्यताओं में गणना को तो आप मानते हैं, लेकिन उसके इंपैक्ट से जुड़ी जो उनकी घोषणाएं हैं उनको आप नहीं मानते। लेकिन मैं यहां पर आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब सुपर मून होता है तो क्या आप मानते हैं उसका असर प्राणी जगत पर पड़ता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब सूर्य पर फ्लेयर्स होते हैं, वेव्स आती हैं, तो क्या आप मानते हैं कि उनका असर जो एटमॉस्फेयर की सभी परतें हैं उन पर पड़ता है, और जब एटमॉस्फेयर पर पड़ता है तो उसका असर प्राणी जगत पर भी पड़ता है? इन दोनों सवालों का जवाब, पहले लूनर उसके बाद सूर्य। देखिए, लूनर का इफेक्ट जो है, जैसे कि समुद्र में जो है कि कभी ज्वार भाटा आता है, कभी पानी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, तो इससे हम तो कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का कुछ इफेक्ट तो होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका इफेक्ट हो नहीं सकता जी, लेकिन हर व्यक्ति पर या प्राणी जगत पर उसका
कितना इफेक्ट होगा और कितना अच्छा इफेक्ट होगा, एक ही तरह का जो इफेक्ट है, एक व्यक्ति पर उसका बुरा असर होगा या एक व्यक्ति पर उसका अच्छा असर होगा, इसकी गणना करना या इसको मानना बहुत मुश्किल या कठिन नहीं, ये तो आप भी मानेंगे सहारे जी की जो चंद्रमा की स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी के, और जिस जिस हिस्से में पृथ्वी से उसका सामना होगा, जिस जिस हिस्से से वो गुजरेगा, तो उसके हिसाब से इंपैक्ट भी डेविएट होगा, उस हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए भी इंपैक्ट डेविएट होगा। ये तो आप मानेंगे? नहीं, पर आप भी मानेंगे कि चंद्रमा और सूर्य ये एक ग्रह और एक तारा जो है पृथ्वी के नजदीक हैं, पर इस तरह के जो है अनंत ग्रह और तारे इस ब्रह्मांड में है। तो क्या हम ये माने कि एक तारे का और एक ग्रह का तो आप कोई कैलकुलेशन करके या उनकी गणना करके आप उसका इफेक्ट देखें? हम जब बात कर रहे हैं तो हम अपनी गैलेक्सी के संदर्भ में बात करेंगे, हम आकाश गंगा के संदर्भ में बात करेंगे, और हम बात करेंगे अपने सोलर सिस्टम की। खैर, अब सूर्य की बात हम कर लेते हैं, उसके बाद नंदिता जी का कमेंट मैं यहाँ पे लूंगा। आपसे आपकी बात पर कुछ कहना चाहती हैं शायद। जो सूर्य पर फ्लेयर्स उठती हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब वो फ्लेयर्स आती हैं तो क्या वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रभावित नहीं करती? और अगर हमारे एटमॉस्फेयर की हर परत को प्रभावित कर रही हैं तो क्या उसका प्राणी जगत पर असर नहीं होगा? वो एटमॉस्फेयर को तो प्रभावित थोड़ा बहुत करेगी जी। मैं ये नहीं कह रही कि वो फ्लेयर आएगी और उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग व्यक्ति पर, अलग अलग प्राणी पर अलग अलग होगा, ये मानना कठिन है। और इसीलिए ग्रह और तारों का जो ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि आपके ग्रह का जो है, आपका ग्रह की दशा अलग है, इसलिए आपको बुरा प्रभाव है या अच्छा प्रभाव है, ये कहना बहुत कठिन है। नंदिता जी, बहुत छोटा सा कमेंट इसके ऊपर आपका, बहुत छोटा सा कमेंट, उसके बाद हम त्योहार वाली बात को भी आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने 2 पॉइंट कहे। एक तो साने साहब ने ये बोला कि बहुत सारे प्लानिटरी आप जो है उल्कापिंड है या और भी चीजें हैं जो मनुष्य पे क्यों नहीं असर कर रही। ज्योतिष शास्त्र प्राइमरली 9 ग्रहों पे रहता है, राहु केतु नोडल पॉइंट्स को भी कैलकुलेट करता है, लेकिन मैं इसके बियॉन्ड यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून का भी स्टडी करती हूँ। और जब प्लूटो और शनि का एक साथ, यम बोलते हैं हम प्लूटो को अपने हिंदू एस्ट्रोलॉजी में, और उनका जब एक साथ युति हुई थी, उसकी युति से पहले यानी कि 2019 में मैंने ये बोल दिया था महामारी के लक्षण आएंगे केवल प्लूटो और इसके सैटर्न के साथ, और ये बोला था इस जनवरी से वीन ऑफ हो जाएंगे क्योंकि प्लूटो सैटर्न सेपरेट हो रहा था। तो प्लूटो उतना दूर है जिसको कि प्लैनेट मानने से नकार दिया है अब साइंस ने, वो भी इम्पैक्ट करता है। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसे और ज्यादा आते जाएंगे तो वो इम्पैक्ट। चलिए, तो इम्पैक्ट की बात दूसरा इन्होंने बोला, एक चीज और बोली कि किसी पे कैसे मानेंगे कि वो ग्रह नक्षत्र सब जनमानस पे वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब जैसे मून का है, चंद्रमा का, अगर मेरा मून जो है चंद्रमा स्ट्रांग है या अपनी राशि ये से युक्त है तो मैं उस समय में ज्यादा एक्टिव रहूंगी, ज्यादा अच्छा करूंगी। लेकिन अगर मेरा चंद्रमा वीक है तो मेरा उस समय साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होने का और किसी भी तरह की एक विपरीत स्थिति में जाने की आशंकाएं बहुत ज्यादा होती हैं। मैं सीधे यहाँ पर दिवाकर जी का रुख करना चाहूंगा। दिवाकर जी, एक बात की तरफ जो दिवाकर जी का से हमारा संपर्क, ये जो साइंस और फिजिक्स से कोई इसका रिलेशन नहीं है। चाहिए मैं बातें हैं कि आप जो है, आप टेस्ट करिए ना, मैं आपको अभी ऑरा में टेस्ट करके आपको अभी यहाँ से अमेरिका बात होती है, आप इनसे जूम से बात कर रहे हैं, कैसे करें? सामने तो बैठे नहीं, कोई तो रेस गई ना। थोड़ा सा हम डेविएट ना करें, हम सीधे त्योहार पे ही एक बार फिर से आ जाएं, हम उसके इम्पैक्ट की भी बात करें, त्योहार पे एक बार फिर से आ जाएं। मैं सीधे दिवाकर जी का रुख करना चाहूंगा। दिवाकर जी, त्योहारों की तिथि निर्धारण की जब बात होती है तो कई बार ऐसा होता है कि 2 तिथियां आ गई, जब गणना इतनी एक्यूरेट है, जब सारी चीजें इतनी सटीक हैं, तो फिर ये विभाजन क्यों देखने को मिलता है? और ये अब नया नहीं है, एक बार नहीं हो रहा, ये हर बार, हर साल, हर उसमें होता है। नवरात्र की अगर हम बात करें तो सप्तमी अष्टमी तिथि कई बार एक साथ पड़ जाती है, नवमी दशमी कई बार एक पड़ जाती है, अष्टमी नवमी कई बार एक पड़ जाती है। अगर सब कुछ इतना सटीक है तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात आप समझिएगा, थोड़ा सा समय मैं लूंगा, कि जैसे करवा चौथ व्रत होता है तो चंद्रोदय देखते हैं, हम कहते हैं कि चंद्रोदय का समय हर शहर में अलग अलग होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रोदय का उदय भारतीय मानक समय के अनुसार अलग अलग हो रहा है। तो 1 डिग्री के परिवर्तन पर 111 किलोमीटर के लगभग अंतर आता है।
तो जब दूरियां रहती हैं, जैसे प्रयागराज में जी। चंद्रोदय का समय अलग होगा, दिल्ली में चंद्रोदय का अलग होगा समय, गुजरात में जाएंगे तो चंद्रोदय का समय बदल जाएगा। तो इसके आधार पर अगर हम पंचांगों का जब अध्ययन करते हैं, निर्माण करते हैं, देखते हैं, तो उसमें पूर्वोत्तर भारत में और पश्चिमी क्षेत्र में आधे घंटे का अंतर हो जाता है। ऐसे में अगर संक्रमण के समय में तो सूर्योदय का समय निर्धारित हो गया या चंद्रोदय के समय का उदय का निर्धारण हो गया, तो तिथियों में परिवर्तन हो जाता है। चलिए, महत्वपूर्ण बात बोली। मैं नंदिता जी से यहाँ पे रुक करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मकर संक्रांति वाला सवाल अभी लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करता है। आपने कहा कि धीरे धीरे मकर संक्रांति दिसंबर से जनवरी में शिफ्ट हो गई और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि दिवाली की बात हो, होली की बात हो, ये तो हर साल ही शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये क्या है? नहीं, देखिए, वो जैसे अभी पंडित जी बता रहे थे, बिल्कुल उसी पे है कि चंद्र तिथि जो होती है आपकी, उसके हिसाब से होता है। कई बार तिथि क्षय हो जाती है, कई बार तिथि में वृद्धि हो जाती है, तो उस हिसाब से वो डेज आगे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो आपने बात किया, आज से 1700 साल पहले अगर 22 दिसंबर को सूर्य संक्रांति, मकर संक्रांति हो रही थी, तो उस वक्त में दीपावली वगैरह भी लगभग जुलाई अगस्त में होती होंगी। लेकिन इसका उल्लेख तो नहीं मिलता मेरे ख्याल से कहीं पे। नहीं, अगर आप वापस पंचांग में जाएंगे, देखिए पंचांग तो हमारा आज से 1000 साल बाद भी कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, वो बता देगा। विनोद जी, फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि कर्मकांड की बात भी हम लगातार कर रहे हैं, तो विधि विधान पर भी क्या असर पड़ता है इसका? जी, निश्चित रूप से हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन हमारे आदरणीय जी, समय मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं। देखिए डीपी पीडी सहारे जी हमारे आदरणीय खोज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मनुष्य के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपके सप्त ग्रंथ हैं, 7 गांठें आपकी शरीर को चलायमान रखती हैं। छित, जल, वायु और जो गगन समीर, इसका निश्चित रूप से स्रोत से हमारी शरीर बनी है, और इसी में नवग्रह चक्रों का वास है। इसमें कहां अधिक प्रभाव पड़ता है, कहां कम प्रभाव पड़ता है, इस तरह से हमारी शरीर और नक्षत्र ग्रह मंडल विधि विधान संपर्क में आते हैं। अब हम बात करते हैं विधि विधान की। देखिए, पूजा के विधि विधान में वेदों में कोई अंतर नहीं है जी। पूजा में निश्चित रूप से अर्घ, पाद्य, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से निवेदित तिथि विस्तार भी अगर हो रहा है तो ये प्रक्रिया सेम रहेगी, उसमें कोई उस पर चेंज नहीं आने वाला। जरूर आनंद जी, अपने प्रभु को मना सकते हैं। निश्चित रूप से वह प्रभु जो अदृश्य है, मेरे शरीर में ही है, अष्ट ग्रंथियों में है, उसको हम जागरण करते हैं पूजा पाठ यज्ञ यजन के द्वारा, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और दुख का अनुभव होता है। अनंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका, नंदिता जी आपका भी, और दिवाकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीडी सहारे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वैज्ञानिक पक्ष पर बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि त्योहारों को लेकर, तिथियों के निर्धारण को लेकर या त्योहारों के निर्धारण को लेकर जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं थी, वो काफी हद तक शांत हो गई होगी। कैसे सूर्य और चंद्रमा और बाकी ग्रह नक्षत्र इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। आज के लिए इतना ही।